Good afternoon, sir. Good afternoon. लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन हुआ है भाई? हैं? सर पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक भी बता दिया, यस सर। मैग्नेटाइजेशन भी उसका कैसे होता है, मतलब हिस्टैरिसीस लूप बता दिया। हिस्टैरिसीस लूप के बारे में बताया है? नहीं सर, वो नहीं बताया। अच्छा, चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बातें कर रहे थे और उसमें आपको बताया गया कि फेरोमैग्नेटिक आप ऐसे मटेरियल को कहते हो जिसमें एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एग्जिस्टेंस होता है, साथ में ये जो डाइपोल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं, जिस इंटरेक्शन को हम लोग एक्सचेंज कपलिंग कहते हैं। उसके कारण एक रीजन विशेष के जो डाइपोल्स है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का अलाइनमेंट अटेन कर लेते हैं। ठीक है, इस रीजन को आपने नाम दिया था डोमेन का, यानी कि जिनमें डोमेन कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है उसको आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। मटेरियल के वॉल्यूम रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अप्लाइड फील्ड के कंपैरिजन में बहुत बड़ी होती है। ठीक है, Yes. एक मिनट, कोई कॉपी दिखाएगा क्या? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन ये सब रिलेशन बता दिया है कि नहीं? वो ध्यान में नहीं आ रहा मेरे को, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर कोई रिलेशन नहीं बताया, जो आपने वो बताया मैग्नेटिक मोमेंट कैसे मतलब कैसे अरेंज हो जाते हैं। ओके, ठीक है। ये तो ये बताया था बस, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी अप्लाइड फील्ड अपॉन म्यू नॉट होता है, इतना बताया था। और उसे अच्छा, एच से डिनोट करते हैं और आई इक्वल टू काई इंटू एच। काई टाइम्स एच, ठीक। यस यस, तो इतना आपको बताया बताया था। गया था कि जो मैग्नेटाइजेशन है पार टाया और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। काई टाइम्स एच से आप मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ना। मैग्नेटाइजेशन जो है वो काई टाइम्स एच से लिखा जाता है। एच जहाँ पे बोलते हैं क्या? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और काई जो है वो आपका मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन है डाया और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ये एब्सोल्यूट स्केल में जो उसका टेम्परेचर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर फॉर पैरा, लिख लो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए मैग्नेटाइजेशन जो है वो एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेक्टर साइन हटा देते हैं, ठीक है ना।
जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए, है ना। और जितना टेम्परेचर आप ज्यादा करोगे उतने ही उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए मैग्नेटाइजेशन जो है वो कम होता जाएगा। कारण बहुत क्लियर है कि ये जो मैग्नेटाइजेशन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए अपीयरेंस में आता है वो आपको मालूम है कि डाइपोल्स के अलाइनमेंट के कारण होता है ना। और यस अगर सर। टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो थर्मल एजिटेशन होगा, जो अलाइनमेंट होगा दैट इज गोइंग टू डिस्टर्ब। ठीक है, जितना आप ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगा, यानी कि मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो उतना ही कम होता जाएगा। इसी को क्यूरी लॉ के रूप में भी रिकॉग्नाइज करते हैं, क्यूरी लॉ भी बोलते हैं। मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा कि ये टी यहाँ पे जो है टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल है, टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल, यानी कि केल्विन में। ठीक है ना। अब आइए बात कर लेते हैं कि ये जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी फील्ड प्रोड्यूस करता है, और आपने फील्ड अप्लाई किया है किसी मटेरियल को जो है मैग्नेटाइज करने के लिए, तो नेट मटेरियल के अंदर में जो फील्ड होगा दैट विल बी ड्यू टू द फील्ड जो आपने अप्लाई किया है एज वेल एज जो मैग्नेटाइजेशन के कारण जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। तो आई को लिखने का तरीका आपके पास एक ये भी हो सकता है, जो फील्ड है डिवाइडेड बाय म्यू नॉट माइनस ऑफ एच, या बी को हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट एच प्लस आई से। ठीक है ना। तो किसी भी मटेरियल के अंदर में फील्ड लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट एच प्लस आई के रूप में। और आई आपको मालूम है कि काई टाइम्स एच से लिखा जाता है, म्यू नॉट एच प्लस काई टाइम्स एच। तो बी के लिए इंफॉर्मेशन हो गया कि ये लिखा जाएगा म्यू नॉट 1 + काई इंटू एच। ये म्यू नॉट 1 + काई को मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं फॉर द मटेरियल। ये म्यू इंटू एच से लिखा गया। म्यू को बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है। और म्यू नॉट का जो रेशियो है इसको आप रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। 1 + काई के बराबर हो जाएगा, है ना। म्यू आर की वैल्यू रेशियो करके देखो, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब कभी किसी मटेरियल की पहचान करनी है तो रिलेटिव परमिएबिलिटी से भी मटेरियल की पहचान होती है। जैसे काई से बताया था उसी तरीके से रिलेटिव परमिएबिलिटी से भी हम मटेरियल को जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। यानी कि अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी किसी मटेरियल के लिए गिवन है या आपको कैलकुलेट करते हैं और ये अगर 1 से बड़ी मिलती है तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा। क्योंकि आपको बताया है कि काई की वैल्यू पॉजिटिव होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ना। और रिलेटिव यस सर। परमिएबिलिटी अगर 1 से छोटा मिला आपको तो वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, डायामैग्नेटिक मटेरियल। और अगर ये रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत बहुत बड़ा मिलता है 1 से तो वो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का
रिकॉग्निशन बनेगा। ठीक है, तो किसी मटेरियल के लिए हम रिलेटिव परमिबिलिटी को कैलकुलेट करके भी जो है मटेरियल की पहचान करते हैं कि ये हमारा कौन तरीके का मटेरियल है, पैरा है, डाया है या फेरो है। अब आइए मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं। मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कोई भी पर्टिकुलर जो फेरोमैग्नेटिक हमारा मटेरियल है उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो पहली चीज तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, जैसा पैरा और डाया के लिए बताया है ना। पैरा और डाया के लिए हमने बताया है कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो मैग्नेटाइजेशन है वो एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन है वो उसके प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन पे भी डिपेंडेंट होता है। प्रीवियस हिस्ट्री का मतलब पहले से वो मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपोजर पाया है कि नहीं, उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो कितना मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। और तीसरी चीज, कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब आप फील्ड अप्लाई करोगे तो उसके कारण मैग्नेटाइज होगा, लेकिन जब आप फील्ड को विड्रॉ करते हैं तो सेम कर्व को फॉलो करता हुआ वो डिमैग्नेटाइज नहीं होता है। जैसा आपको मैंने पैरा और डाया के लिए बताया था कि अगर ये मान लो कि एच है और ये आई है, पैरा और डाया के लिए, पैरा के लिए ग्राफ बना रहे हैं। पैरा के लिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जैसे जैसे मैग्नेटाइजेशन आप बढ़ाओगे वैसे वैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन जब आप घटाओगे तो सेम कर्व को फॉलो करता हुआ वो डिमैग्नेटाइज होता है। पूरा का पूरा फील्ड विड्रॉ कर लोगे तो उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पैरा के लिए, है ना। और यही चीज Yes, अगर sir. डाया के लिए बनाना है तो इस साइड में यही ग्राफ बन जाएगा ना, इधर की तरफ बना देंगे, आई नेगेटिव हो जाएगा तो इधर की तरफ बना देंगे, स्ट्रेट लाइन है और मैग्नेटाइजेशन के करेस्पॉन्डिंग आपके पास स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन है। सेम कर्व को फॉलो करता हुआ डिमैग्नेटाइज भी होगा, पैरा हो चाहे वो हमारा डाया हो, ठीक। लेकिन फेरो के साथ ऐसा नहीं। तो तीन अलग बिहेवियर हो गया फेरो का। पहला तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच नहीं होता, ठीक है। दूसरा, पहले से उसको फील्ड का एक्सपोजर मिला है कि नहीं उस पर भी डिपेंड करता है। और तीसरा जो है, डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान जो कर्व फॉलो होता है वो अलग होता है एज कंपैरिजन टू द मैग्नेटाइजेशन के दौरान जिस कर्व को फॉलो करता हुआ वो मैग्नेटाइज हुआ था, ठीक है। मान लीजिए कि हम एक फ्रेश प्रिपेयर्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लिए और उसके लिए हम एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटाइजेशन को ऑब्जर्व करते हुए उसको ग्राफ के रूप में दिखाते हैं। इनिशियली हमारा जो मटेरियल है वो किसी तरीके का कोई फील्ड का एक्सपोजर नहीं पा रहा था, उसका मैग्नेटाइजेशन भी जीरो था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो थी। अब धीरे धीरे मान लो कि हम फील्ड अप्लाई करते जाएंगे तो हमको मिलेगा कि ये जो मटेरियल है वो एक नॉन लीनियर कर्व को फॉलो करता हुआ ऐसे मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। इसके द्वारा जो कर्व फॉलो किया जाएगा दैट विल बी नॉन लीनियर। किस शेप का कैसा
कर्व बनेगा इट विल डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक मटेरियल। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैग्नेटाइज हुआ। मान लीजिए कि हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर फील्ड अप्लाई करी, यहां तक की फील्ड हमने अप्लाई करी, और अब मान लो कि हम फील्ड को घटाना शुरू कर रहे हैं। तो फील्ड को घटाएंगे तो जिस कर्व को फॉलो करता हुआ वो मैग्नेटाइज हुआ था उस कर्व से डिमैग्नेटाइज नहीं होगा, ये कुछ अलग कर्व को फॉलो करता हुआ डिमैग्नेटाइज होगा मटेरियल। ठीक है ना। अब की बार जो कर्व उसके द्वारा फॉलो किया जाएगा दैट विल बी समव्हाट डिफरेंट एज कंपैरिजन टू द प्रीवियस जो इसने कर्व फॉलो करा था। इवन कि हम पूरा का पूरा फील्ड हटा लेंगे तो भी हमको मिलेगा कि उस मटेरियल के द्वारा सर्टेन मैग्नेटाइजेशन पोजेस किया जा रहा है, और इस मैग्नेटाइजेशन को हम बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन। इसको क्या बोले? रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन। और रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मटेरियल की रिटेंटिविटी क्या है ना। रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन द रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन is dependent on property of material known as retentivity। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी रिटेंटिविटी पे जो है वो डिपेंडेंट है। जितनी रिटेंटिविटी ज्यादा होगी उतना ही रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन जो है वो ज्यादा होगा, और जितनी रिटेंटिविटी कम होगी उतना ही रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन कम होगा। ठीक है। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है वो आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी करते हैं। शायद आप में से कुछ लोग मैग्नेट से कभी यूज किए हो तो मालूम होगा कि मान लो कि एक मैग्नेट लिया आपने और उससे एक आयरन के ब्लॉक को टच कराया, तो उसके इन्फ्लुएंस में वो आयरन का जो ब्लॉक होगा दैट इज गोइंग टू बी मैग्नेटाइज। इवन कि आप मैग्नेट को हटा भी लें तो उस आयरन ब्लॉक को दूसरे छोटे आयरन के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वो ब्लॉक उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने? यस यस। कोई एक मैग्नेट लीजिए, उसके पास में आयरन का ब्लॉक ले जाइए, ठीक है, तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। और अगर वो मैग्नेट वहां से हटा भी लोगे तो भी जो है वो आयरन का ब्लॉक छोटे छोटे आयरन के टुकड़ों को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है। फील्ड आपने हटा लिया, विड्रॉ कर लिया, फिर भी वो मैग्नेटाइजेशन जो है वो पोजेस कर रहा है, जिसके कारण वो दूसरे आयरन के ब्लॉक्स को या टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना। ऐसा पैरा और डायमैग्नेटिक मटेरियल के साथ नहीं होता। फील्ड आप हटा लेंगे, मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा, वो किसी तरीके का मैग्नेटिक इंटरेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है। जब तक फील्ड रहेगा तभी तक वो मैग्नेटिक इंटरेक्शन जो है वो शो करेगा। क्लियर है? यस सर। अब मान लो कि आप अपने इस पर्टिकुलर मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं पूरा का पूरा, तो अब आपको जो है फिर से अपोजिट डायरेक्शन की फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अपोजिट डायरेक्शन की अगर फील्ड आप अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे और फर्दर ये डीमैग्नेटाइज होगा, और एक मिनिमम फील्ड चाहिए होगा आपको इसको पूरा का पूरा जो है डीमैग्नेटाइज करने के लिए। जो मिनिमम फील्ड रिक्वायर्ड होगी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड होगी टू कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज द मटेरियल, इट इज नोन एज कोअर्सिव फोर्स। इसको बोलते हैं कोअर्सिव फोर्स। मिनिमम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड
minimum magnetizing field intensity required to completely demagnetize the material is known as coercive force. ठीक है, अब ये कंप्लीटली डिमैग्नेटाइज हो गया इस पर्टिकुलर फील्ड को अप्लाई करने पे अपोजिट डायरेक्शन का, निगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन का फील्ड। फिर फर्दर अगर आप फील्ड को बड़ा करते जाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होगा। मान लीजिए कि यहाँ तक आपने उसको मैग्नेटाइज करा और फिर आप फील्ड को छोटा करना शुरू करेंगे तो अब की बार वो अलग कर्व फॉलो करेगा। इस कर्व के अलोंग आया था ये मैग्नेटाइज होते हुए अपोजिट डायरेक्शन में, अब जो है फील्ड आप छोटा कर रहे हैं तो ये अलग कर्व को फॉलो करता हुआ डीमैग्नेटाइज हुआ। इवन कि आपने फील्ड हटा लिया फिर भी आपको ये मैग्नेटाइजेशन मिल रहा है, जिसको रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन कह रहे थे। फर्दर अब ओरिजिनल डायरेक्शन की फील्ड को अगर बड़ा करेंगे, जीरो से आगे बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से मैग्नेटाइज होगा और फाइनली जाकर के ये जो लूप होगा दैट विल बिकम क्लोज। ठीक है, ये जो लूप फॉलो किया जाता है किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, दिस इज नोन एज हिस्टैरिसीस लूप। इसको हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। तो नोट करिएगा हिस्टैरिसीस लूप का मतलब क्या है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ magnetization and demagnetization, loop followed by the ferromagnetic material is known as hysteresis loop. Loop followed by the material is known as hysteresis loop. During the process of magnetization and demagnetization, thermal energy generated is directly proportional to the demagnetization की बात करें during the process of magnetization and demagnetization, thermal energy generated यानी heat generated is directly proportional to area of hysteresis loop. ठीक है, इस लूप की एरिया जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा हीट जनरेट होगा अगर किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं तो। ठीक है ना, और जितनी कम होगी उतने ही जो है हीट जनरेटेड कम होगा। ठीक है, क्लियर? यस सर यस सर। अब आपके पास एक इंफॉर्मेशन या प्रैक्टिकली आप शायद एक्सपीरियंस किए हो इस बात को जो मैं बोलने जा रहा हूं कि कभी भी जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो अगर आपको किसी कॉइल के द्वारा बढ़ाना है तो वो कॉइल जो है आप आयरन के
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ब्लॉक के ऊपर जो है वो कॉइल बाइंड करते हैं आप, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी मालूम है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर में फील्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है ना, आपने जो फील्ड अप्लाई किया उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी फील्ड होगी, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा कि फील्ड बड़ी हो जाएगी, तो जो फ्लक्स बाउंडेड होगा लूप के द्वारा दैट विल बी इंक्रीज्ड। तो जब कभी भी आपको फ्लक्स बढ़ाना होता है किसी पर्टिकुलर लूप से, तो उस लूप का जो है आप अरेंजमेंट बनाते हैं किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। जैसे आपने ट्रांसफार्मर अभी कभी खुला हुआ देखा हो, तो देखे होंगे कि आयरन का ब्लॉक के ऊपर जो है कॉइल बाइंड करी जाती है, या कभी खुला हुआ पंखा देखे हो अपने घर में, हाँ? तो उसमें भी आयरन का ब्लॉक होता है, उसके ऊपर जो है कॉपर की बाइंडिंग करी जाती है। यस सर। ठीक है, कभी देखा Yes, है sir. नहीं? हाँ, तो वो जो आयरन यूज Yes, किया sir, जाता yes, है sir. वो फ्लक्स को बढ़ाने के लिए यूज करते हो, ठीक है ना। और चूंकि आपके घरों की जो सप्लाई है वो एसी की है, अल्टरनेटिंग करंट की है, और अल्टरनेटिंग करंट का मतलब डायरेक्शनलिटी करंट की कंटिन्यूअसली बदलती है ना। करंट की डायरेक्शन अगर कंटिन्यूअसली बदल रहा है तो वो आपकी करंट क्या होगी, अल्टरनेटिंग कहलाती है। करंट का डायरेक्शन बदलेगा तो उसके द्वारा फील्ड भी बदलेगा डायरेक्शन में, फील्ड बदलेगा तो जो आयरन का कोर आपने यूज करा है वो कभी मैग्नेटाइज होगा कभी डीमैग्नेटाइज होगा, यानी कि थर्मल एनर्जी वहां पे जनरेट होती है। तो जब कभी भी आप फ्लक्स लिंकेज को बढ़ाने के लिए कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आप यूज करोगे, तो वहां पे ऐसा मटेरियल आपको यूज करना है जिसके लिए कि ये लूप जो है पतली हो, है ना, नैरो हो। ठीक है, ये लूप हमारा जो है वो नैरो होना चाहिए। जितना पतला होगा उतना ही जो है वहां पे थर्मल एनर्जी कम जनरेट होगी, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी। थर्मल एनर्जी जो भी जनरेट हुई है वो तो आपकी एनर्जी लॉस हो गई ना। तो आप यस सर। एनर्जी के लॉस को अगर मिनिमाइज करना चाहते हैं, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन हमारे मटेरियल का होना है कंटिन्यूअसली, तो वहां पे आप ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे जिसके लिए लूप नैरो हो। तो जब आयरन में कार्बन, स्टील जो होता है क्या होता है, आयरन कार्बन का एलॉय होता है, मालूम होगा सबको है। यस सर। स्टील जो है आयरन और कार्बन का एलॉय है, ठीक है। तो जब आयरन में कार्बन का परसेंटेज कम होता है तो उसके लिए हिस्टैरिसीस लूप नैरो होती है। यानी कि कोर के लिए जब कभी भी आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करना है, कोर मतलब बाइंडिंग के लिए आयरन का जो ब्लॉक यूज कर रहे होंगे वो कोर कहलाएगा। तो कोर के लिए जब भी आप आयरन का ब्लॉक यूज करेंगे तो ऐसा जिसमें कि कम से कम परसेंटेज ऑफ कार्बन हो, लो कार्बन स्टील, है ना। और कार्बन का परसेंटेज कम होता है तो वो आयरन जो होता है सॉफ्ट हो जाता है ना, उसकी हार्डनेस कम हो जाती है, तो सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। ठीक है, तो कोर मटेरियल के लिए सॉफ्ट आयरन, कोर मटेरियल सॉफ्ट आयरन का बनाएंगे। लो कार्बन स्टील, ठीक है। लो परसेंटेज ऑफ कार्बन का आप यूज करेंगे आयरन का, लो परसेंटेज ऑफ कार्बन वाला आयरन यूज करेंगे। क्लियर है बात? यस सर। और क्यों करते हैं ये भी ध्यान में रहेगा। यस। हाँ, अब मान लीजिए कि आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है, तो परमानेंट मैग्नेट का मोटिव क्या है भाई, कि एक बार आप मैग्नेटाइज कर दें तो वो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, है ना। तो बड़ा यस मैग्नेटिक सर। फील्ड कब प्रोड्यूस करेगा, जब उसके लिए मैग्नेटाइजेशन बड़ा हो फील्ड हटाने के बाद भी, यानी कि रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन बड़ी होनी चाहिए। परमानेंट मैग्नेट के लिए रिक्वायरमेंट क्या हो गया कि रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होना चाहिए।
जितना ज्यादा रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन होगा उतना ही बड़ा फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो मैग्नेट। ठीक है जी। यस सर। दूसरी चीज, अब मान लो कि आपने परमानेंट मैग्नेट बनाया और आपको मालूम होगा कि अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है ना? यस सर। अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में उसको एक्सपोजर मिलना ही मिलना है और वो डीमैग्नेटाइज हो गया है ना, अर्थ के फील्ड में ले आए, वो डीमैग्नेटाइज हो गया, तब फिर तो वो आयरन का ब्लॉक रह गया, वो मैग्नेट तो रहा नहीं। यस सर। जो वो मैग्नेटाइजेशन पोजेज कर रहा था उसी के कारण तो उसका बिहेवियर आ रहा था मैग्नेट की तरीके से। बट यस अगर सर। वो डीमैग्नेटाइज हो गया तो ऐसे केस में वो सिंपल आयरन का ब्लॉक हो गया, अपना बिहेवियर उसने खो दिया। तो निश्चित रूप से अगर परमानेंट मैग्नेट आपको बनाना है तो उसके लिए कोअर्सिव फोर्स भी बड़ा होना चाहिए मटेरियल का, कि छोटा मोटा अगर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपोजर उसको मिले तो वो डीमैग्नेटाइज ना हो। यस तो सर। कोअर्सिव फोर्स भी बड़ा होना चाहिए और रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन भी बड़ा होना चाहिए। ये दोनों चीजें बड़ी होनी चाहिए हमारे उस मटेरियल के लिए जिसको हम यूज करने जा रहे हैं फॉर द परमानेंट मैग्नेट। ठीक है ना? अब यस अगर सर। ये दोनों चीजें बड़ी हो जाएंगी, कोअर्सिव फोर्स भी बड़ा हो गया और रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन भी बड़ा हो गया, तो लूप क्या होगा? चौड़ा हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? तो परमानेंट मैग्नेट हम ऐसे मटेरियल का बनाएंगे जिसके लिए ये लूप चौड़ा हो। ठीक है, फॉर परमानेंट मैग्नेट रेसिजुअल मैग्नेटाइजेशन जो कि किस पे डिपेंड करता है? रिटेंटिविटी पे और कोअर्सिव फोर्स ये किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी, इसी के आधार पे कोअर्सिविटी कहते हैं। कोअर्सिविटी फोर्स शुड बी हाई, है ना? यानी कि लूप वाइडर होना चाहिए, कोअर्सिविटी भी बड़ी होनी चाहिए, रिटेंटिविटी भी बड़ी होनी चाहिए, तो वो हमारे परमानेंट मैग्नेट के लिए सुटेबल मटेरियल होगा। अच्छा, एक और मैग्नेट होता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? जिसमें आप करंट के द्वारा फील्ड को कंट्रोल करते हैं, है ना, उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है, जनरली जहां भी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए होता है, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरीके से जो है वो वर्क करते हैं, जहाँ पे करंट आप ज्यादा फ्लो करा करके उसका मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ाते हैं, तो मैग्नेटाइजेशन के कारण भी फील्ड आ जाती है और करंट जो आपने फ्लो कराया उसके कारण भी फील्ड हो गई। तो जैसे आप अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट देखे हो तो ऐसे सोलिनॉइड हो गया, सोलिनॉइड के अंदर में इधर में आप एक आयरन का ब्लॉक डाल दिए, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। ठीक यस है ना? सर। तो यहाँ पे आपको इस मैग्नेटाइजेशन के कारण भी जो है वो फील्ड मिल जाएगी और करंट के कारण भी फील्ड मिल जाएगी। और यहाँ पे जो फील्ड है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, यहाँ पे फील्ड कितनी होगी वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि कितनी करंट आपने इसमें फ्लो कराया है। ठीक है ना? तो करंट से आप जो है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को एट ए पर्टिकुलर प्लेस कंट्रोल करते हैं। परमानेंट मैग्नेट तो फिक्स हो गया कि वो इतना ही फील्ड प्रोड्यूस करेगा इतनी दूरी पे, लेकिन यहाँ पे आप जो है करंट बढ़ा करके जो है फील्ड को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर है बात? तो यस अगर सर। मान लो कि करंट पे भी डिपेंडेंसी को आपको फुल्ली स्टेब्लिश करना है
तो ये जो बीच में आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डाला है, इसको हर एक एक्सपेरिमेंटेशन के बाद पहले से आपको डिमैग्नेटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिमैग्नेटाइज नहीं करेंगे तब तो इसका मैग्नेटाइजेशन का बिहेवियर तो पहले से कितना करंट फ्लो कराया उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो डायरेक्टली Yes, क्या sir. करंट फ्लो करा रहे हैं उस पे फील्ड का डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं आएगी, इसने पहले से रेजिडुअल क्या मैग्नेटाइजेशन रखा है उस पे भी डिपेंडेंट हो जाएगा। तो हर एक एक्सपेरिमेंटेशन के बाद पहले आपको इसको डिमैग्नेटाइज करना होता है, या हर एक यूज के बाद आपको इसको डिमैग्नेटाइज करना होगा, जिससे हम करंट से ही कंट्रोल कर पाए किसी भी पोजीशन के लिए फील्ड को। तो नेचुरल है कि डिमैग्नेटाइज करेंगे तो आपको एनर्जी कंज्यूम होगी वहां पे, है ना। Yes, sir. एनर्जी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए फिर से सॉफ्ट आयरन यूज होगा, है ना, क्योंकि आपको हर एक बार इसको डिमैग्नेटाइज करना है। तो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन, फिर से सॉफ्ट आयरन जो है सुटेबल मटेरियल। क्लियर है बात। तो ये हो गया मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल के बारे में आपका इंफॉर्मेशन पैरा, डाया और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। अब आइए बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट का। सर हाँ जी, तो एक बार वो लास्ट वाला पेज दिखा दीजिए। यस सर। परमानेंट मैग्नेट। तो पहली बात तो ये हो गया कि परमानेंट मैग्नेट कैसे बनेगा। अभी हम लोगों ने फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी में उसको समझ लिया कि परमानेंट मैग्नेट क्या है भाई, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसको हमने पहले से मैग्नेटाइज किया है, ठीक है, और फिर फील्ड लगा करके मैग्नेटाइज कर दिया, उसके बाद से फील्ड को हटा लिया, वो ब्लॉक हमारा जो होगा दैट इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए मैग्नेट, वो मैग्नेट हो गया, ठीक है। अब बनाने के लिए आपको बताया ही कि आप ऐसा मटेरियल चूज करेंगे जिसके लिए हिस्टैरिसीस लूप वाइडर हो, जितना चौड़ा होगा रिटेंटिविटी भी ज्यादा चाहिए और कोअर्सिविटी भी ज्यादा चाहिए। लूप का चौड़ा होना कंफर्म हो गया कि कंफर्म है कि लूप चौड़ा बनेगा, उस मटेरियल के लिए हमारा सुटेबल मटेरियल, वो मटेरियल जो होगा हमारा सुटेबल मटेरियल होगा परमानेंट मैग्नेट के लिए, ठीक है। उस बात को और आगे बढ़ाने से पहले हम लोग जो है थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। हमने पीछे में आपको बताया है कि अगर कोई भी करंट करेंट लूप है तो वो करंट करेंट लूप जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से बिहेवियर देता है ना। मैग्नेटिक डाइपोल है वो, उसके द्वारा सर्टेन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोजेक्ट किया जाता है। जैसे मान लो कि ये हमारी करंट करेंट लूप हो गई और इसमें जो है करंट एंटी क्लॉकवाइज इधर से फ्लो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है भाई, इधर की तरफ, एम वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ, है ना। और डाइपोल मोमेंट आप लिखते कैसे हो, आई इंटू एरिया से, ये इसका डाइपोल मोमेंट होता है, Yes, sir. मालूम है। Yes, sir. इसी तरीके से आपको पीछे में और पीछे जाइए तो एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन हो तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। Yes, sir.
जिसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो आपको मालूम है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। यल वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो आप लिखते हैं क्यू इंटू वेक्टर यल के द्वारा, है ना। यस सर। तो बहुत बार हमको सिंप्लिसिटी होती है कि किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को हम लोग जो है एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल के रूप में जो है वो रिप्रेजेंट करें। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल का डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं क्यू एल वेक्टर के द्वारा, उसी तरीके से अपने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी डाइपोल मोमेंट हम डिफाइन करें। अज्यूम कर लें कि हमारे पास दो मैग्नेटिक चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, ठीक है, और दोनों को हमने एक शॉर्ट सेपरेशन पे एक दूसरे से प्लेस करा है, ठीक है ना। यस सर। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक मैग्नेटिक डाइपोल की परिकल्पना कर सकते हैं, एक हाइपोथेसिस ला सकते हैं कि एक निगेटिव का मैग्नेटिक चार्ज और एक पॉजिटिव का मैग्नेटिक चार्ज, माइनस का एम प्लस का एम, दो चार्ज का कॉम्बिनेशन बना दें, जिसमें इन चार्जेस की प्लेसमेंट इस तरीके से करें कि हमारा जो डाइपोल मोमेंट का क्राइटेरिया है वो जो इस मैग्नेटिक डाइपोल के लिए आपको डिफाइन करा गया उससे मैच करता हुआ मिले, यानी कि आई इंटू ए एम इंटू एल के बराबर हो जाए। यस सर। और डायरेक्शन जो है वो इधर में हम नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज का और इधर में हम पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज का रख दें, जिससे कि हमारा डायरेक्शन भी मैच करने लगे। तो हम इस तरीके से अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जिस पोजीशन पे हम इस पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज को प्लेस्ड मान सकते हैं, एक चीज बहुत क्लियर ध्यान में रखिएगा कि मैग्नेटिक चार्ज बहुत बार हम बोलेंगे, यूज भी करेंगे, लेकिन इस तरीके की कोई फिजिकल क्वांटिटी रियलिटी में होती नहीं है, ठीक है ना। यस सर। मैग्नेटिक जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल चार्ज रियल एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, प्लस का चार्ज माइनस का चार्ज होता है, लेकिन मैग्नेटिक चार्ज की तरीके की कोई क्वांटिटी रियलिटी में एग्जिस्टेंस में नहीं है, जस्ट ये एक हाइपोथेसिस है, ठीक है ना। किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो जिस पोजीशन sir. पे हम पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज को प्लेस्ड मान सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है, और जहां पे हम नेगेटिव चार्ज की प्लेसमेंट मान सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ द चार्ज है इसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोजीशन एट विच placement of positive magnetic charge can be assumed is known as north pole and position at which उसको साउथ पोल कहते हैं।
ठीक है, एंड amount of charge is known as pole strength. इसको पोल स्ट्रेंथ के रूप में जो है हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, अगेन एक बार बोल देता हूं कि मैग्नेटिक चार्ज की तरीके की कोई क्वांटिटी होती नहीं है, ये केवल एक हाइपोथेसिस है। सिंप्लीफाइड वे में मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेटेड डिस्कशन को आगे बढ़ाने का। ठीक है, इसीलिए आप पढ़े भी होंगे कि किसी मैग्नेट के पोल्स को हम अलग नहीं कर सकते, है ना, है ना। जब भी डिस्टेंस में आएगा नॉर्थ पोल साउथ पोल साथ ही साथ रहेगा ना। मैग्नेट को बीच से तोड़ भी देंगे तो एक फिर से नॉर्थ दूसरा साउथ बन जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में वो कोई रियल फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं कि जिसको आप अलग अलग डिस्टिंग्विश कर दें। ठीक है, जस्ट वो एक वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है जिसमें हम लोग मैग्नेटिक चार्ज की बारे में एजम्पशन लेकर के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई। यस सर। हाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन हमारी नॉर्थ पोल की पोजीशन हो गई, नेगेटिव चार्ज की पोजीशन हमारी साउथ पोल की पोजीशन हो गई। एक तो ये आपको अगर इंफॉर्मेशन ध्यान में रखें तो आप इजिली जो है किधर नॉर्थ किधर साउथ मानना है वो तो आप बता ही सकते हैं, बट कभी कभी जो है कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में, तो ऐसे भी आप ध्यान में रखो। जैसे ये मान लो कि कोई लूप है और इसमें आप लूप को देख रहे हैं, जिधर से देख रहे हैं अगर करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है ना, करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है तो उधर में हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा। देखो कैसे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यन बना दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो जिधर से एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखी वो नॉर्थ पोल, उधर का साइड नॉर्थ पोल होगा, और जिधर से तुमको क्लॉकवाइज करंट दिखेगी, करंट ऐसे है तो ये आपका जो है साउथ पोल हो जाएगा। ये तुम्हारा यस बना दिया हमने। ठीक है ना, ऐसे समझ लो, आसानी से ऐसे दिख जाता है, विजुअलाइज हो जाता है कि किधर हमको साउथ मानना है किधर हमको नॉर्थ पोल मानना है। तो जिधर से करंट क्लॉकवाइज दिख रही है उधर में साउथ पोल होगा, जिधर से करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है उधर में नॉर्थ पोल होगा। क्लियर है बात? यस ये सर। आप एक सिंबल भी अपने ध्यान में रखो तो अभी आपको ये बात को समझने में आसानी रहेगी कि किधर नॉर्थ कहना है किधर साउथ कहना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करने का मकसद क्या है, एडवांटेज क्या है, कि जैसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी होती है तो क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से लिखते हैं अवे फ्रॉम द चार्ज। यस सर। और निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं वो क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर टुवर्ड द चार्ज। यस सर। सेम इंफॉर्मेशन जो है हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से एक पोजीशन विशेष पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को लिखने के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर कहीं पे पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है तो इस पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज की वजह से आर सेपरेशन का कोई पॉइंट अगर आपने कहा तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमारी लिखी जाएगी, कांस्टेंट बदल जाएगा। जैसे वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था तो वहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, एम वेक्टर आर डिवीजन में आर क्यू। ठीक है, या बी को आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर से लिखिए अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल।
पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज और टुवर्ड द साउथ पोल। ठीक है, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज है तो साउथ पोल हो गया, तो उसकी तरफ हो जाएगा, और पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है तो नॉर्थ पोल हो गया, उससे दूर की तरफ हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पोल आप लिखने का इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो भी इंफॉर्मेशन आप बना रहे हैं एक हाइपोथेसिस के तहत है, तो ये हमारे उस रीजन के बाहर ही अप्लीकेबल होगा जहां पे डाइपोल का एग्जिस्टेंस है। ठीक है ना, जैसे अगर मैग्नेट हो गया तो उसके द्वारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करा जाएगा, है ना। यस तो सर। उस मैग्नेट के वॉल्यूम रीजन के बाहर मैग्नेटिक फील्ड को लिखना है तो वी कैन यूज, या मान लीजिए कि कोई करंट लूप है, तो उस करंट लूप के बाहर जो है हम मैग्नेटिक फील्ड को लिखने के लिए ये इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ में मैग्नेट की जब हम बात कर रहे होंगे तो वहां पे कोई हमारा इंक्लोजर ऑफ करंट तो बनेगा नहीं। तो जनरल में आपको Yes, sir. मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो तो बोटेक्स फील्ड है, लेकिन मैग्नेट के केस में हम मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड डिस्कशन के दौरान भी फ्रीक्वेंटली कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी यूज करते हैं। तो किसी पॉइंट मैग्नेटिक चार्ज की वजह से किसी पोजीशन पे अगर तुम्हें पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल एट दैट पोजीशन आप लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई आर से। हियर एम शुड बी प्लेस विथ नेचर। जैसे चार्ज का लिखते हैं ना, यस सर। एम को नेचर के साथ रखना है, यानी कि नॉर्थ पोल के कारण पोटेंशियल लिखना होगा तो प्लस लिखिएगा, और साउथ पोल के कारण लिखना होगा तो माइनस लिखिएगा। ठीक है, यानी कि साउथ पोल वो पोजीशन है जहां पे नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज है, और नॉर्थ पोल वो पोजीशन है जहां पे पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है। ठीक है भाई। यस सर। अब किसी पर्टिकुलर मान लो कि करंट कैरिंग लूप जिसमें सोलेनॉइड की ही बात करते हैं, उसकी पोल स्ट्रेंथ अगर हमको जज करना है तो कैसे जज करेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा एक सोलेनॉइड हो गया, है ना, ये सोलेनॉइड हो गया, इसमें करंट हम ये फ्लो करा दिए, आई की करंट फ्लो कर रही है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट ऑफ लेंथ ये एम की है, और लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड एल मान लो कि कह दिया। तो अब इसका हर एक लूप को अगर हम एक एक डाइपोल के रूप में दिखाएं तो ये यहाँ पे करंट इधर से देखोगे बाई साइड से तो किधर होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, जो करंट का डायरेक्शन दिखाया उसके करस्पॉन्डिंग। यस सर। तो ये प्लस का एम हो गया, ये माइनस का एम। इसी तरीके से इस लूप को एक डाइपोल के रूप में दिखाएंगे तो इधर में प्लस का एम, इधर में माइनस का एम। इस लूप को एक डाइपोल के रूप में दिखाएंगे तो इधर में प्लस का एम, इधर में माइनस का एम। ऐसे ही हर एक इंडिविजुअल लूप को अगर हम डाइपोल के रूप में दिखाते हैं तो प्लस एम माइनस एम आएगा। वॉल्यूम रीजन में देखो तो प्लस माइनस सब कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको इफेक्टिवली Yes, क्या sir. बचेगा, एक यहाँ पे माइनस का एम बचेगा और एक यहाँ पे प्लस का एम, दोनों एक दूसरे से एल सेपरेशन पे आ गए। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, एम इंटू एल लिखा जाएगा। यस सर। और एक्चुअल में अगर हमको सोलेनॉइड का डाइपोल मोमेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई, आई इंटू एरिया ऑफ द सोलेनॉइड
ये एक टर्न का जो है डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, और इसमें कुल कितने टर्न होंगे, n इंटू एल। तो ये डाइपोल मोमेंट ऑफ द सोलेनॉइड हो गया। यस एल सर। से एल को कैंसिल कर दीजिए, तो पोल स्ट्रेंथ फॉर द सोलेनॉइड को लिखने का ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। पोल स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड, एम को लिखने का इंफॉर्मेशन क्या हो गया, आई इंटू ए इंटू एन। तो सोलेनॉइड को जब हम एक मैग्नेट के पोल के रूप में दिखाना चाहेंगे तो उसका पोल स्ट्रेंथ आई इंटू ए इंटू एन से लिखेंगे, जहां पे ए जो है सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड की सेक्शनल एरिया है, ठीक है भाई, आई ए एन। दिस विल बी द पोल स्ट्रेंथ फॉर द सोलेनॉइड। क्लियर? यस सर। अगर कोई एक मैग्नेट है जो कि रॉड के शेप का है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। ठीक है, जैसा शेप ऑफ द मैग्नेट होता है उसी के करेस्पॉन्डिंग उसका नाम दे देते हैं। तो रॉड या बार के शेप का है मैग्नेट, क्रॉस सेक्शन उसका कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, उससे नहीं कुछ लेना देना। रॉड के शेप का है तो उसको आप क्या बोलोगे, बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट का बिहेवियर देखते हैं, क्यों हमको जो है सोलेनॉइड और बार मैग्नेट दोनों के बिहेवियर सिमिलर मिलते हैं, उसको पहले तो समझने का प्रयास करते हैं। फिर देखेंगे कि बार मैग्नेट की वजह से हम फील्ड क्या लिखेंगे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे। मान लीजिए कि एक हमारा मैग्नेटाइज रॉड है जिसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का एग्जिस्टेंस है। तो जो मैग्नेटाइजेशन है उसका कारण क्या है भाई, कि इंडिविजुअल जो डाइपोल्स हैं दे आर गोइंग टू बी अलाइंड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। यस सर। तो अगर हर एक डोमेन को हम करंट करेंगे लूप के करस्पॉन्डिंग दिखाना चाहें जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइंड है इस तरीके से, तो हम इसको ऐसे करंट करेंगे टिनी लूप के रूप में हम दिखा दे रहे हैं, जिस टिनी लूप जो है वो हमारा हर एक इंडिविजुअल डोमेन का मान लो कि रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, जस्ट सिंबॉलिक। सर्कुलर लूप तो के रूप में हमने दिखा दिया उसको। तो सबका मैग्नेटाइजेशन सेम डायरेक्शन में है। मान लो कि इधर की तरफ इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, तो इनका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, करंट के रूप में दिखाएंगे तो इस तरीके से इसमें करंट फ्लो कर रही होगी ना सब में सेम डायरेक्शन में। यस सर। अब इस करंट को आप ऑब्जर्व करो, तो अब जब जैसे वॉल्यूम रीजन में आप जाओगे, जैसे ये हमने एक इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया, एक ये वाला सर्किल दिखा रहा है, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रही है, इसके बगल में दूसरी ये सर्किल है, मान लो इसमें भी सेम डायरेक्शन की करंट फ्लो कर रही है। तो जब वॉल्यूम रीजन में जाएंगे तो इसके कारण जितनी इधर करंट है इसके कारण इतने इधर हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यस सर। लेकिन जब आप सरफेस पे जाओगे तो देख रहे हो कि आपको ऐसे सरफेस पे सभी लूप में जो करंट होगी दैट इज ऑफ सेम सेंस। ऐसे मान लो सरफेस के टिनी लूप दिखाते हैं, तो इसमें भी करंट इधर है, इसमें भी इधर है, इसमें भी इधर है, सब में एक ही डायरेक्शन में है। तो आपको मिलेगा कि सरफेस पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है वो करंट होगी, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रही होगी, है ना। इस तरीके से करंट अपीयरेंस में आएगी। तो हर एक टिनी लूप को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि जो वॉल्यूम रीजन है हमारा ये बार मैग्नेट का, उसमें तो इफेक्टिवली कोई करंट नहीं है,
बट इसके सरफेस पे अगर आप देखो तो इस तरीके से जो है वो करंट का अपीयरेंस होगा। ऐसे करंट फ्लो कर रही होगी हमारे इस बार मैग्नेट के सरफेस पे, सब में सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्चुअली कोई वायर टाइप की चीज नहीं है, बट यहाँ पे आपको मिलता है कि कोई भी मैग्नेटाइज रॉड है तो उस पे जो है सरफेस पे आप करंट ऑब्जर्वेशन में पाते हैं, और सिमिलर टू दैट जैसा आपका सोलिनॉइड में था, है ना। यस सर। सोलिनॉइड में भी ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रही थी, और इसमें भी सरफेस पे ऐसे ऐसे करंट जो है वो फ्लो करेगी हमारे इस बार मैग्नेट के भी। ठीक है, और इसी वजह से हमको मिलता है कि बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो सिमिलर होती है जैसा आपका सोलिनॉइड प्रोड्यूस करती है। सोलिनॉइड के द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, दोनों जो होते हैं वो लगभग सिमिलर तरीके का जो है वो बिहेवियर पोजेज करते हैं। ठीक है भाई। यस अब सर। मान लो कि हमको इस पर्टिकुलर मैग्नेट का जिसकी लेंथ हमने कह दिया कि एल की है, इस मैग्नेट का हमको जो है वो पोल स्ट्रेंथ लिखना है कि व्हाट विल बी द पोल स्ट्रेंथ। तो इसका डाइपोल मोमेंट को लिखने का तरीका क्या मिलेगा भाई, अगर इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप ए कह रहे हो तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइंड होगा, मैग्नेटाइजेशन मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे इस मैग्नेट का। यस सर। और मान ले हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम इसका नॉर्थ पोल एक एंड पे और साउथ पोल दूसरे एंड पे अगर एज्यूम कर लेते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, m इंटू एल के। यानी कि जो पोल स्ट्रेंथ है वो मैग्नेटाइजेशन मल्टीप्लाइड बाय सेक्शनल एरिया से लिखा जाएगा बार मैग्नेट के लिए। तो पोल स्ट्रेंथ फॉर द बार मैग्नेट लिखने होगा तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटाइजेशन मल्टीप्लाइड बाय इस क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है इट इज द पोल स्ट्रेंथ फॉर द बार मैग्नेट। क्लियर है बात। यस सर। एक्चुअली ये जो लेंथ यहाँ पे हमने लिखा है यल, वो यल जो है वो आपको मालूम है कि वो सेपरेशन है जहां पे आप पॉजिटिव और मैग्नेटिक चार्ज को मान सकते हैं उनके बीच की दूरी है, जिसको आप जनरली उसकी मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, है ना। उसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक लेंथ। जैसे ये पर्टिकुलर हमारा मान लो कि बार मैग्नेट है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं वो कुछ इस तरीके से जैसा आपका सोलेनॉइड के द्वारा प्रोड्यूस होता है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये प्रोड्यूस करता है ये बार मैग्नेट। इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर में आकर के ये कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो जिस पॉइंट विशेष से आती हुई अपना अपीयरेंस देती है, या ये फील्ड लाइंस जिस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होते हुए अपना अपीयरेंस देती हैं, वो पोजीशन हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रूप में रिकॉग्नाइज करा जाएगा। इसको आप नॉर्थ कहोगे, इसको पोजीशन को हम साउथ कहेंगे। ठीक है ना। यानी कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो सेपरेशन होता है जिसको हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, दैट इज स्मॉलर एज कंपेरिजन टू द ज्योमेट्रिकल लेंथ। रियलिटी में ये लाइंस यहाँ से नहीं जा रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होती हैं तो अंदर में तो ऐसे होगी फील्ड, है ना। ये ना तो कहीं पे से डाइवर्ज होगी ना ही कहीं से कहीं पे कन्वर्ज होगी।
बट बाहर में जब आप देख रहे होंगे मैग्नेट के बाहर से, तो आपको लगेगा कि ये फील्ड लाइन कहीं यहाँ से जो है आती हुई अपना अपीयरेंस दे रही है, ऐसे निकल रही है, तो और ये फील्ड लाइन कहीं यहाँ पे जाके कन्वर्ज होते हुए अपना अपीयरेंस दे रही होंगी। एक्चुअली ना तो कहीं से डाइवर्ज होंगी, ना ही कहीं पे कन्वर्ज होंगी, ठीक है ना। ये अंदर में कंटिन्यूअस फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसको आप बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। लेकिन जब कभी किसी प्रॉब्लम में आपको मैग्नेटिक लेंथ स्पेसिफिक रूप से बोला नहीं जाएगा, तो जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है उसी को आप मैग्नेटिक लेंथ मान लेंगे। इफ नॉट गिवन, मैग्नेटिक लेंथ इक्वल्स टू ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है। अगर दिया नहीं है तो आप ये मान करके वर्किंग करेंगे, अदरवाइज अगर गिवन रहेगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखने का तरीका क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ, है ना। रियल में ये है डिफिनेशन, मैग्नेटिक लेंथ मल्टीप्लाइड बाय पोल स्ट्रेंथ, इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बट नहीं दिए होने पे ज्योमेट्रिकल लेंथ ही हम मैग्नेटिक लेंथ की तरीके से यूज करेंगे। क्लियर है बात। यस सर। अब आइए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं ड्यू टू ए बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड नोट करना था थोड़ा। नोट कर लो। सर डन सर। Magnetic field at the axis of a bar magnet. और इसी को इंडन पोजीशन भी कहते हैं ना, एक्सिस का Yes, sir. पोजीशन इंडन पोजीशन भी कहलाता है। यस सर। तो मान लो कि ये एक बार मैग्नेट है जिसकी लंबाई आपने बोल दी कि 2L की है। ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया। पोल स्ट्रेंथ इसकी m है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M है। तो कैपिटल M को हम लोग m×2L लिख सकते हैं। पोल स्ट्रेंथ मालूम, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है सेंटर ऑफ द मैग्नेट से r सेपरेशन पे, ये तुम्हारा पॉइंट हो गया, ये r सेपरेशन पे हो गया। तो इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्थ पोल के कारण फील्ड देखेंगे तो ये इधर की तरफ होगा, Pn। बोलो भाई ठीक है। यस सर। यस सर। और साउथ पोल के कारण जो फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, टुवर्ड्स ये बी साउथ। बी एस मतलब बी साउथ पोल और बी एन मतलब बी नॉर्थ पोल। अब बी एन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, Q0/4 पाई m डिवाइडेड बाई r माइनस l का स्क्वायर
क्योंकि यहाँ से यह सेपरेशन क्या हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा। यस सर। और साउथ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवीजन में R प्लस L का होल स्क्वायर। नेट फील्ड लिखना होगा तो नॉर्थ पोल वाले फील्ड में से साउथ पोल वाले को घटा देंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐड करना है भाई। तो वेक्टर के रूप में एडिशन या सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दिया जाए। यस सर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवीजन में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस म्यू डिवीजन में 4 पाई m डिवीजन में R प्लस L का होल स्क्वायर। या नेट फील्ड के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो इधर में R प्लस L का होल स्क्वायर बचेगा और इधर में R माइनस L का होल स्क्वायर बचेगा, है ना। क्यों भाई, ठीक है। यस सर। या फील्ड को लिखने का इंफॉर्मेशन हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवीजन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4RL, दोनों का सब्ट्रैक्शन 4RL 2L मल्टीप्लाइड बाई m, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। यस सर। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर या इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो वेक्टर रूप में हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m इंटू R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो किसी बार मैग्नेट के एक्सिस का कोई पॉइंट है तो वहां पे अगर फील्ड लिखना है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। शॉर्ट अगर मैग्नेट है, यानी कि L जो है बहुत बहुत छोटा है R से, तो नीचे में इस L स्क्वायर को R स्क्वायर के कंपैरिजन में निगलेक्ट कर देंगे। B लिखा जा सकता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाई R क्यूब मिलेगा ये। यस सर। इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिकॉल करिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपको मालूम है कि वो लिखा जाता है एक्सियल पोजीशन पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ P बाई R क्यूब से लिखते हैं ना एक्सियल पोजीशन पे। Yes. तो बिल्कुल वही फॉर्मूला है, बस करेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स जो है वो बदल गए। यस सर। Yes. ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया जो हमको याद रखना है भाई, और ये तो याद रखना ही रखना है। अक्सर करके हमको जो भी प्रॉब्लम मिलता है वो शॉर्ट मैग्नेट का ही मिलता है। ठीक है, यस सर। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल वाला फार्मूला तो डायरेक्टली आपको याद रहेगा, तो वो यूज कर सकते हैं अपने
शॉर्ट डाइपोल या शॉर्ट मैग्नेट के लिए फील्ड पोटेंशियल या सारी चीजों को लिखने के लिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बार मैग्नेट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं, है ना, या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो इसमें से कोई भी टर्म यूज होगा तो यूज करेंगे। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहा जाए या इक्वेटोरियल पोजीशन कहा जाए या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाए, तीनों का मतलब सेम है। ठीक है, तीनों के लिए जो अभी फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे वही यूज करेंगे। मान लो कि ये हमारा एक बार मैग्नेट हो गया जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये तुम्हारा साउथ पोल है। लंबाई इसकी 2L की कह दिया। पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे प्लस का m, यहाँ पे माइनस का। और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये पोजीशन हो गया P, विच इज एट ए सेपरेशन R फ्रॉम द मैग्नेट। यहाँ पे हमको फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो नॉर्थ पोल के कारण यहाँ पे फील्ड देखेंगे तो ये फील्ड इधर हो जाएगी क्या, यस सर। और साउथ पोल के कारण अगर यहाँ पे फील्ड देखेंगे तो वो फील्ड आपकी इधर हो जाएगी। Bn को अगर लिखना है तो कितना लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पोल स्ट्रेंथ इंटू एनपी वेक्टर डिवाइडेड बाय एनपी का क्यूब लिखा जा सकता है। नॉर्थ पोल के कारण फील्ड, यस सर। और साउथ पोल के कारण फील्ड बीएस कितना लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम इंटू पीएस वेक्टर अपॉन पीएस का क्यूब। दोनों का सम टोटल फील्ड हो जाएगी उस पॉइंट पे, यस सर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम एनपी वेक्टर डिवाइडेड बाय एनपी का क्यूब प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम पीएस वेक्टर अपॉन पीएस का क्यूब। एनपी की लेंथ और पीएस की लेंथ इक्वल होगी। यस सर। यस सर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन एनपी का क्यूब कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा एनपी वेक्टर प्लस पीएस वेक्टर। अब देखो तो ये तुम्हारा जो एनपी वेक्टर है और ये जो पीएस वेक्टर है दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एनएस वेक्टर मिलेगा। यस सर। एनएस एसएन नहीं एनएस मिलेगा, है ना। ट्रायंगल रूल से देखिए एनएस मिलेगा। हाँ सर।
तो बी वेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन हो गया कि ये लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई एन पी का क्यूब इंटू एन एस वेक्टर। एम इंटू एस एन डाइपोल मोमेंट है, एम Yes, इंटू sir. एस एन डाइपोल मोमेंट है ना, Yes, sir. तो एम इंटू एन एस माइनस ऑफ एम लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो फील्ड को लिखने का इंफॉर्मेशन हो गया माइनस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई एनपी। पाइथागोरस को यूज करिए तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ये एनपी हो जाएगा। Yes, sir. तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पोजीशन के लिए फील्ड को लिखने का फॉर्मूला हो गया। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर की तरफ ना, डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट के द्वारा फील्ड होगा, जिससे आप लिखेंगे। और इस ऑन पोजीशन पे डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में फील्ड होगा। शॉर्ट डाइपोल अगर है तो आर की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी एल से, शॉर्ट डाइपोल नीचे से एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू आर स्क्वायर के। तो वेक्टर बी जो हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वेक्टर एम डिवीजन में आर क्यूब हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल को याद करिए, तो इसके लिए भी Yes, sir, ऐसा इक्वेटोरियल ही था वो भी। पोजीशन पे, हाँ Yes, sir. ऐसा ही, ऐसा ही था. ठीक है ना। Yes, sir. तो सारे इंफॉर्मेशन जो उधर में इलेक्ट्रोस्टेट का डाइपोल के लिए पढ़े थे वो आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे Yes, sir. आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा गया तो उसमें टोटल फोर्स 0 होता है, Yes, sir. टॉर्क लगता है जिसको P क्रॉस E से लिखते हैं। Yes, sir. यहाँ भी कोई बार मैग्नेट है, इसको जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसपे भी फोर्स 0 होगा, टॉर्क लगेगा जो कि M क्रॉस B से लिखा जाएगा, ठीक है ना। Yes, sir. फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट। Placed in uniform magnetic field. पिछले चैप्टर के प्रॉब्लम्स बना लिए हो तुम लोग? Yes, Yes, sir. sir. कुछ doubts थे. कुछ डाउट्स हैं? चलिए तो फिर Yes, sir. बृहस्पतिवार के ऑनवर्ड मिलेगा फिर क्लास, तो उसमें देखेंगे। हाँ, इसके भी बना लीजिएगा, छोटे छोटे सिंपल सिंपल प्रॉब्लम बनते हैं इसपे, है ना। बिल्कुल मिलता जुलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल से, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
मान लीजिए कि एक बार मैग्नेट है जिसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया है, ये हमारा फील्ड हो गया। पोल स्ट्रेंथ इसका m का है, लेंथ ऑफ मैग्नेट l का है, मान लो। ठीक है, 2l भी ले सकते हो, वहां पे 2l ले लिया था जिससे हमारा जो है सेंटर से सेपरेशन आसानी से फ्रैक्शन में ना लिखना पड़े, उसके लिए यहाँ भी 2l ले सकते हैं। इस वाले पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है भाई, तो m इंटू Yes, बी sir. इधर की तरफ फोर्स लग जाएगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो फोर्स इधर लग जाएगा, अगेन ये भी m इंटू बी होगा। तो एफ नेट तो आपको दी गया कि 0 होगा। यस सर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने बार मैग्नेट को रखा है तो उसपे फोर्स तो 0 रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिकल डाइपोल पे आपने पाया था। और टॉर्क लिखना है तो इसको आप एल वेक्टर कह दीजिए, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, वेक्टर एल क्रॉस एम बी वेक्टर, है ना, आर क्रॉस एफ से लिखते हैं ना, यस सर। एम इंटू एल, एम को इस एल के साथ लिख ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एम एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो एम क्रॉस बी। तो किसी मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि मैग्नेट भी करंट करेंट लूप के लिए तो निकाला ही था एम क्रॉस बी, मैग्नेट भी हमारा मैग्नेटिक डाइपोल ही है। कोई भी मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है। तो उस मैग्नेटिक डाइपोल पे भी जो टॉर्क होगा वो एम क्रॉस बी के द्वारा आप रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है, इधर में Yes, भी sir. आपको मिलेगा कि इस बार मैग्नेट के दो पोजीशन इक्विलिब्रियम के आएंगे अगर डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए इधर की तरफ, तो ये इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और अगर डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो फील्ड के अपोजिटली अलाइंड हो जाए, नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल इधर, डाइपोल मोमेंट इधर हो जाएगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम होगा बट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो Yes, फील्ड sir. के डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा तो स्टेबल, और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा तो वो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन होगा। इधर में भी अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को लिखना चाहते हैं दो एंगुलर पोजीशन के चेंज के करेस्पॉन्डिंग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे यूज होता है, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, है ना, U2 माइनस का Yes, sir. U1 दैट इज m into b into cos theta 1 minus cos theta 2, change in potential energy. Yes, sir. डाइपोल जनरली जब 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं, इस पोजीशन पे जनरली यू को 0 मानते हैं। तो अगर थीटा 190 है, U1 को आपने 0 कहा, देन किसी जनरल पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mb cos थीटा निगेटिव का, या U की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ m डॉट v। ठीक है,
यस सर। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का हो गया। शॉर्ट डाइपोल का भी फॉर्मूला सीधे सीधे लिख दे, इलेक्ट्रिकल Yes, sir. डाइपोल वाले से ही डायरेक्टली। यस सर। मेन टॉपिक इसमें फिर रह जाएगा अर्थ मैग्नेटिज्म, जो बताना रह जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में इसको कर देंगे, क्योंकि 18 को आपका टेस्ट भी है ना। यस सर। और उसके पहले वो केवल हो सकता है 2 ही क्लास मिले, 2 से ज्यादा मिलेगी भी नहीं। तो एक में पढ़ा के एक में कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग कर लेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। यस सर। ले ये मान लीजिए कि एक छोटा सा डाइपोल है, यानी कि मैग्नेट। इसके एक्सिस के साथ थीटा के एंगुलर पोजीशन पे ये कोई पॉइंट है पी, आर सेपरेशन पे है। डाइपोल के डाइपोल मोमेंट के साथ ही एंगल दिखा रहे हैं, ये इधर की तरफ इसका डाइपोल मोमेंट है। तो वहां पे जो पोटेंशियल होता है V, वो लिखा जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिकल डाइपोल को याद करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई आर स्क्वायर होता है ना। यस Yes, सर। तो उसी से डायरेक्टली आप सारे फॉर्मूले उधर से बारो कर सकते हो ना, एज इट इज, बस करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स को रिप्लेस कर देना। पोटेंशियल यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो रेडियल डायरेक्शन में होगा, ये रेडियल कंपोनेंट माइनस ऑफ डेवा बी डेवा आर से लिखोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m cos थीटा का 2 गुना डिवीजन में r क्यूब हो जाएगा, रेडियल कंपोनेंट। और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, इधर वाला कंपोनेंट बी टाउ मान लो कि उसको नाम दिया है, तो माइनस ऑफ डेवा बी आर डेवा थीटा से लिखोगे, और ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m साइन थीटा बाई आर क्यूब से लिखा जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है ना। और दोनों को जोड़ दोगे तो ये यहाँ पे टोटल फील्ड हो जाएगी B, और B के लिए इंफॉर्मेशन होगा स्क्वायर रूट ऑफ बी आर का स्क्वायर प्लस बी टाउ का स्क्वायर, जो कि आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब बाहर में, और रूट के अंदर में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है कुछ फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल Yes, sir. डाइपोल का? ऐसे ही था ना वो भी। यस सर। और ये जो फील्ड है वो बी रेडियल डायरेक्शन के साथ एंगल फाई का बना रहा हो, तो tan फाई जो है वो बी टाउ अपॉन बी आर से लिखा जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 tan थीटा के। यस ठीक है, तो आज को यहीं पे कर देते हैं फिनिश भाई, और अर्थ मैग्नेटिज्म नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।
ओके ओके ओके। सर हाँ सर मैंने पीडीएफ के फॉर्म में ना टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर भेजे, उनको एक बार चेक कर लेना और गलतियां बता देना। ठीक है बेटा। थैंक यू सर।